आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस वेव प्रोपेगेशन। ठीक, तो वेव प्रोपेगेशन चैप्टर का अगर हम देखें तो इट इज सिंपली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन, बिकॉज वी कॉन्सेंट्रेट आवर स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक वेव प्लस मैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन, दैट इज द चैप्टर और द यूनिट नेम। ठीक है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, वेव प्रोपेगेशन का मतलब है बेसिकली अगर मैं किसी भी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ, है ना, ट्रांसमिट कर पा रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा पा रहा हूँ, एक्सचेंज कर पा रहा हूँ उसका इंफॉर्मेशन का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन का ही पार्ट है। अब इसको हम मेनली 4 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहला कि अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन है इन फ्री स्पेस, मतलब चार्ज फ्री रीजन, सोर्स फ्री रीजन, जहाँ पर ना तो उस मीडियम की कंडक्टिविटी है और उस मीडियम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटीज़ जो है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटीज़ और परमिएबिलिटीज़ है ना। दूसरा रीजन है उसको बोलते हैं हम डाइइलेक्ट्रिक, और डाइइलेक्ट्रिक को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लॉसी और एक लॉसलेस। विल कम टू इट लेटर। एंड तीसरा है मेरा एक कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर में आइडियली जो कंडक्टिविटी है, हम मान के चलते हैं कि कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो अगर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है और उस कंडक्टर को अगर मैं गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर मानूं, तो गुड कंडक्टर को आइडियल कंडक्टर और बैड कंडक्टर को हम डाइइलेक्ट्रिक की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 3 जो चीज़ हैं इनको फर्दर बाइफरकेट करके हम 4 पार्ट कर सकते हैं। एक लॉसलेस डाइइलेक्ट्रिक और एक लॉसी डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, लॉसलेस और लॉसी में डिफरेंस है वो बेसिकली कि कितने किस मटेरियल में अगर वेव प्रोपेगेट हो रही है तो क्या उसके अंदर कुछ लॉस आ रहा है या वो लॉसलेस है ना। तो लॉस अगर आ रहा है तो वो लॉसी डाइइलेक्ट्रिक बोला जाएगा, और अगर लॉस लेस है, लॉस नहीं है उस प्रोपेगेशन में, तो उसको लॉसलेस डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्री स्पेस की जो प्रॉपर्टी है, फ्री स्पेस में कंडक्टिविटी 0 है क्योंकि मीडियम कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी उसकी 0 है। और फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, और परमिएबिलिटीज है, परमिएबिलिटी जो है वो है मेरी म्यू नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी और परमिएबिलिटीज 1 है। ठीक है, अगर मैं लॉसलेस डाइइलेक्ट्रिक की बात करता हूँ तो लॉस जो है वो बेसिकली होता है कंडक्टिविटी की वजह से। तो कंडक्टिविटी या तो 0 है या तो इन्फिनिटी है ना। तो कंडक्टिविटी अगर 0 है तो लॉसलेस डाइइलेक्ट्रिक बोला जाएगा, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की कंडक्टिविटी 0 है, दैट मीन्स लॉसलेस डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, नाउ एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट मे बी एप्सिलॉन नॉट, दैट मे बी 1, दैट मे बी एनी पर्टिकुलर वैल्यू। तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट से, जो कि हम एक्चुअल में करते हैं। म्यू परमिएबिलिटी जो है वो मेरी रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू म्यू नॉट होगी। ठीक है, और इस केस में हम एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज द कंडक्टिविटी is very very less than the omega into epsilon. Now we come to this part later कि ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्यों है एक मीडियम को लॉसलेस डाइइलेक्ट्रिक बनाने के लिए, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ के थ्रू हम एजम्पशन मान करके चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जब डेरिवेशन करेंगे, अभी मैं इसी लेक्चर में आज बताऊंगा, तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लॉसी डाइइलेक्ट्रिक दैट मीन्स द कंडक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू 0, conductivity is not equal to 0. ठीक है, and the relative permittivities and relative permeabilities are same, that means epsilon equals to epsilon r and epsilon naught, same as the previous case है ना, और mu equals to mu r and mu naught। तो वहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली ये सारे पैरामीटर लूंगा। अब ये वैल्यू इस वाले केस के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, लॉसी डाइइलेक्ट्रिक के लिए इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, बट ऑब्वियसली वी कैन से दैट सिग्मा इज नॉट वेरी स्मॉल देन ओमेगा एप्सिलॉन एंड ऑल्सो नॉट वेरी ग्रेटर देन। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन वाली कंडीशन जो है वो हम गुड कंडक्टर के लिए एज्यूम करके चलते हैं, बिकॉज इन दैट केस सिग्मा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू इन्फिनिटी। कंडक्टर अगर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, आइडियल कंडक्टर है, तो उसका क्या मतलब है, दैट मीन्स दी कंडक्शन करंट इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दी डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट मीन्स फ्री चार्जेस मेरे बहुत सारे हैं एज कम्पेयर टू द बाउंड चार्जेस, और इस केस में हम क्या बोलेंगे, मेरी कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई।
conductivity is very high, that means sigma is approximately equals to infinity. Now कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी परमिटिविटी है वो हमारी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन जो परमिएबिलिटी है वो परमिएबिलिटी मेरी म्यू आर इंटू म्यू नॉट ही होती है। परमिएबिलिटीज आर नॉट इक्वल टू द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, बट द परमिटिविटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फ्री स्पेस परमिटिविटी, ठीक है। एंड इन दैट केस द सिग्मा इज very greater than omega epsilon. If the condition is true, then this condition or this particular case can be understood as a conductor case, ठीक है। तो बेसिकली या बोल दो आप गुड कंडक्टर केस, ठीक है, गुड कंडक्टर केस या गुड डाइलेक्ट्रिक या लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक या लॉसी डाइलेक्ट्रिक और फ्री स्पेस, टोटल 4 केसेस हैं। तो उन 4 केसेस को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। बट सबसे पहला केस मैं आपको बताना चाहूँगा वो हम पढ़ेंगे, इट्स अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में मैंने कोई भी एजम्पशन नहीं लिया है ना, और इसमें कोई भी पैरामीटर जीरो नहीं है, सारे पैरामीटर नॉन जीरो है। दैट मीन्स अगर मैं ये केस पढ़ लूँ तो बाकी सारे केस एज अ सब केस हम डिराइव भी कर सकते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। So basically we'll focus our study on the concept of wave propagation in the lossy dielectric first, and based on the equations derived in this particular case we can use them further to identify the equations for propagation in lossless dielectric or propagation in the free space or a propagation in good conductor, because all other things are dependent on some specific cases, बट इस केस में लॉसी डाइलेक्ट्रिक में कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड केस नहीं है ना। तो वी विल फोकस ऑन आवर स्टडी ऑन दी प्रोपेगेशन ऑफ लॉसी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वेव प्रोपेगेशन इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक की। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? आप ये पैरामीटर्स जो है अगर याद कर लेते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट पता लग जाएगा फ्री स्पेस कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक में लॉसलेस कौन सा है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक कौन सा है, ठीक है। और अगर याद नहीं करते हो तो भी घबराने वाली या टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज व्हाट आई सजेस्ट इज टू डिराइव द इक्वेशंस फॉर इंडिविजुअल केस, नॉट टू रिमेंबर, ठीक है। बिकॉज अगर आप रिमेंबर करोगे, याद करोगे, तो देयर मे बी चांसेस कि आप इक्वेशंस को भूल जाओ, लेकिन अगर आपने डिराइव करा है, अगर आपको उसका प्रोसेस क्लियर है, इट वोंट टेक मच टाइम टू डिराइव द इक्वेशंस। दैट इज व्हाई द बेस्ट अप्रोच इज टू डिराइव द इक्वेशंस फर्स्ट based on the conditions provided in the equation, and then use these equations to identify the parameters, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम वेव प्रोपेगेशन एंड लॉसी डाइलेक्ट्रिक। नाउ जब भी हम वेव प्रोपेगेशन की बात करेंगे तो उस वेव प्रोपेगेशन में हमें मैक्सवेल्स की चारों इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने लास्ट टाइम पे आपको रिटार्डेड पोटेंशियल, टाइम वेरिंग पोटेंशियल के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी कि वो टाइम वेरिंग पोटेंशियल या टाइम वेरिंग फील्ड्स के थ्रू मैंने एक पोटेंशियल की फॉर्म में वेव इक्वेशंस को डिराइव करा था, और उन वेव इक्वेशंस को जो कि स्केलर इलेक्ट्रिक या वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल्स के लिए आई थी, उन इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर करके उस पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी आइडेंटिफाई करी थी। नाउ अगर वही सेम पर्टिकुलर केस मैं अगर अलग अलग मीडियम्स के लिए डिराइव कर लूँ रिस्पेक्टिवली, तो ऑटोमेटिकली मुझे उन पर्टिकुलर मीडियम्स के लिए क्या आ जाएगा, वो पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर मैं उनसे और पैरामीटर आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो हो सकता है मैं उस पर्टिकुलर मीडियम में कितना वेव को इम्पीडेंस फेस करना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस कितना फेस करना पड़ रहा है, वो सारे पैरामीटर्स भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में सबसे पहले डिराइव करेंगे यूजिंग दी वेव इक्वेशंस, सॉरी मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन मेरे पास 4 है, एक डेल डॉट डी है ना, एक डेल डॉट बी, दोनों डॉट वाली एक साथ लिखेंगे हम। देन द नेक्स्ट इक्वेशन इज डेल क्रॉस ई एंड द अदर इक्वेशन इज डेल क्रॉस एच, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस हैं। आई होप आप सब लोगों को ये चारों इक्वेशंस पता होंगी। डेल डॉट डी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रो वी, ठीक है। डेल डॉट बी होता है 0 हमेशा, चाहे वो टाइम वेरिंग कंडीशन के लिए हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन के लिए हो। नाउ दिस इज व्हाट, दिस डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस का डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है। एंड द डेल क्रॉस एच कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी, है ना। ये चारों केसेस, चारों इक्वेशंस आपको पता है। नाउ
अब मैं अपने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा और वो सिंप्लीफाई करूंगा यूजिंग दी फेजर फॉर्म। ठीक है, फेजर फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। फेजर फॉर्म में मैं अपने इक्वेशन की स्टडी करूंगा तो ऑटोमेटिकली फेजर फॉर्म में क्या करता हूं मैं, आई विल इग्नोर द टाइम पार्ट, है ना। अगर मुझे पता है कि डी बाई डी टी, सपोज मुझे ई का निकालना है, तो वो क्या होगा, मुझे पता है कि इस ई को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, है ना, तो ई की पावर जे ओमेगा टी लेकर के चलते हैं, तो बाई डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, इट विल बी सिंपली जे ओमेगा ई। तो या सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ एच निकालना है, और मुझे पता है एच क्या है, हम मान के चलते हैं कि जो मेरा ई है वो क्या है, सपोज ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी है ना, और साथ में ई की पावर जे बीटा जेड है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, और ये रियल पार्ट ऑफ है सपोज, है ना, कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन बीटा, कॉस ओमेगा, अगर मैं देखूं कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, तो मैं उसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर ई की पावर जे ओमेगा टी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, बीटा जेड वाले पार्ट को अलग कर लो, और रियल पार्ट ऑफ दिस, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दी कॉस। ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इस तरीके से आई कैन रिप्रेजेंट डी बाई डी टी ऑफ ई, दैट इज जे ओमेगा ई। सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ एच इज इक्वल्स टू जे ओमेगा एच। ठीक है, तो उस तरीके से अगर मैं इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर पाऊँ तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू आइडेंटिफाई, क्योंकि मुझे सेपरेटली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टाइम नहीं लेकर के चलना पड़ेगा, या उस टाइम के फैक्टर को या फंक्शन को मैं ऑलरेडी हटा करके चलूंगा, मान करके चलूंगा कि ये अब मेरे इस स्टडी में यूज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है ना। तो फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से डिराइव करेंगे। फेजर फॉर्म में सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ एस, है ना, हम एस लगा देते हैं, तो डेल डॉट डी एस विल बिकम रो वी। ठीक है, डेल डॉट बी एस विल बिकम 0। S stands for that I am talking about the fields in phasor form, ठीक है, as a function of sinusoidal harmonic, so it will be 0. Now del cross E क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया del cross E will become del cross ES and minus of del by del T, मतलब del by del T आप भूल जाओ, del by del T of B कितना होगा, del by del T of B equals to J omega B, है ना, so it will be simply minus J omega mu into H, है ना, होगा या नहीं। और सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई दैट डेल क्रॉस एच एज अ फंक्शन ऑफ इन फेजर फॉर्म, दैट विल बी डेल क्रॉस एच एस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जे क्या होता है, सिग्मा इनटू ई, सो सिग्मा इनटू ई एस इज इन फेजर फॉर्म, प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ डी, डी को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन टाइम्स ई, एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा और क्या आएगा, जे ओमेगा ई इंटू एप्सिलॉन मीन्स जे ओमेगा एप्सिलॉन टाइम्स ई एस। अब देखो इस चीज का क्या फायदा हुआ, इस चीज का फायदा ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस के पार्ट को देखूं तो इधर भी ई एस है, इधर भी ई एस है, तो क्या मैं ई एस कॉमन ले लूं, अगर मैं ई एस कॉमन ले लूंगा तो दिस इक्वेशन विल बिकम सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन times ES, and that is what, that is equals to the curl of the magnetic field intensity in the phasor form, that is del cross H। तो ये चार इक्वेशंस आ गई मेरे पास, एक del cross H equals to sigma plus j omega epsilon times ES, एक del cross ES equals to minus of j omega mu into HS, और बाकी दो इक्वेशंस तो मेरे पास हैं ही, del dot D equals to rho v और del dot ds equals to rho v और del dot bs equals to जीरो। तो ये चार इक्वेशंस मेरी मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस होंगी जो कि टाइम वेरिंग कंडीशन में इन दी फेजर फॉर्म हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक आप बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं, ये जो ब्लू में लिखा है ये सारी इक्वेशंस, ये चार इक्वेशंस आपको समझ में आ गया कि हम कैसे फेजर फॉर्म में इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। बिकॉज ये फेजर फॉर्म में इक्वेशन को डिराइव करने का फायदा क्या होगा, आई नीड नॉट टू राइट डेल ऑफ डेल टी, डेल बाई डेल टी, ठीक है, del by del t of B और del by del t of D, I can simply represent del by del t is like j omega times E और j omega times H। क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है, सुनाई आ रही है मेरी आपको आवाज? यस सर। यस सर। क्लियर है ना?
यस सर। ठीक, अब हम जैसे हमने क्या करा था लास्ट टाइम जब हमने स्केलर और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में बात करा था, तो हमने क्या करा था, हमने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लिया था किसका, इन दो इक्वेशंस का, एक इसका और एक इसका, है ना। तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे डेल क्रॉस ई मतलब एक स्केलर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वेव इक्वेशन मिल जाएगी। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी, वेव इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस इक्वेशन का यानी इस वाली इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है, क्या लेता हूं, कर्ल ले रहा हूं, टेकिंग कर्ल बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल क्रॉस ई एस, और इस इक्वेशन का मुझे क्या लेना है, कर्ल लेना है, मतलब मुझे एक बार और डेल ऑपरेटर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा म्यू, तो मैं कांस्टेंट ले सकता हूं बाहर, और आगे आएगा डेल क्रॉस एच एस, है ना, डेल क्रॉस एच एस। अब डेल क्रॉस एच एस फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन 4 से मैं डेल क्रॉस एच एस की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख सकता हूं, है ना। तो दिस विल बिकम माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू डेल क्रॉस एच की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन टाइम्स ई एस। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर मैंने ये वाली चीज रख दी और ये मेरा आ गया। डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस ई मुझे पता है क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू डेल ऑफ डेल डॉट ई, यानी डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट माइनस द लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ द फील्ड, है ना। तो डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। नाउ डेल डॉट ई, अब आप इस इक्वेशन से, यानी इस इक्वेशन से आप देखो, इस इक्वेशन से अगर आपको डेल डॉट ई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो वी बाई एप्सिलॉन, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया भी था। डेल डॉट डी, डी क्या होता है, एप्सिलॉन टाइम्स ई। और अगर मैं मानूं कि मेरा परमिटिविटी यानी मीडियम थ्रू आउट द रीजन, मीडियम थ्रू आउट द रीजन, यानी जिस रीजन में मैं अपने वेव प्रोपेगेशन कर रहा हूँ उस मीडियम में मेरी परमिटिविटी थ्रू आउट द रीजन सेम है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन है, तो उसको मैं डाइवर्जेंस से बाहर निकाल सकता हूँ। और जब मैं डाइवर्जेंस से बाहर निकालूंगा तो दिस कैन बी रो वी बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो रो वी बाई एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये डेल ऑफ डेल डॉट ई को मैं लिख सकता हूँ डेल ऑफ रो वी बाई एप्सिलॉन। ठीक है, माइनस दिस विल बी डेल स्क्वायर ई, और वो इक्वल टू होगा किसके, माइनस का जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन टाइम्स ई एस वेक्टर। ठीक है, नाउ अगर मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मान करके चलूं कि जो लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दैट इज लीनियर। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको कि लीनियर मटेरियल क्या होते हैं किसी और लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा ये लंबा डेरिवेशन है, तो सबसे पहले आज डेरिवेशन पूरा हो जाना चाहिए, आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। ठीक है, अगर मैं अपने मटेरियल को, जिस मटेरियल में मैं लॉसी डाइलेक्ट्रिक को जिस मीडियम में मैं स्टडी कर रहा हूँ उस मटेरियल को या उस मीडियम को मैं लीनियर आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम एज्यूम करूं, तो इस चीज़ को एज्यूम करने का क्या फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा ये होगा कि मैं उस मीडियम को एज्यूम करता हूं तो इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकता हूं। मतलब लीनियर है, आइसोट्रोपिक है, दैट मींस आई कैन टेक द एप्सिलॉन और म्यू कांस्टेंट बिकॉज इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, रो फाई जेड, आर थीटा फाई, है ना। तो ये सारे के सारे फंक्शन नहीं होंगे कोऑर्डिनेट्स के, तो सिंपली आई कैन टेक दिस आउटसाइड फ्रॉम द डाइवर्जेंस एंड कर्ल एक्सप्रेशंस, as well as I need to assume a very important thing that the region is charge free। चार्ज फ्री मतलब उसके अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज जीरो। तो अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जीरो करता हूँ तो उस चार्ज फ्री रीजन में दिस इक्वेशन विल बिकम डेल डॉट ई एस इक्वल्स टू जीरो। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू प्लेस द वैल्यूज ऑफ डेल ऑफ रो वी एप्सिलॉन हियर। दैट मीन्स अगर मैं उस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, है ना, अगर मैं यहां रख देता हूं then this will become 0, and when this will become 0
what I have left with these two parameters only, minus of del square ES is equals to minus of j omega mu sigma plus j omega epsilon times ES। तो क्या मैं अपनी इस इक्वेशन में माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास केवल दो चीजें बची, एक लेफ्ट साइड में डेल स्क्वायर ई एस, और अगर मैं इस इक्वेशन को डेल स्क्वायर ई एस माइनस ऑफ दिस इक्वल टू जीरो कर दूं, then that will be very easy for me to compare it with the standard wave equation after a certain steps of calculations। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। डेल स्क्वायर ई एस माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू टाइम्स सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन टाइम्स ई एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इस पूरे पैरामीटर को बार बार लिखने से अच्छा है मैं क्या करूं, मैं इसको एक दूसरा पैरामीटर मान लूं, डेल स्क्वायर ई एस माइनस, सपोज दिस इज बेसिकली दी गामा स्क्वायर ऑफ ई एस, वेयर गामा इज व्हाट, वेयर गामा इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट द गामा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा j omega mu sigma plus j omega epsilon, this will be gamma square, ठीक है, where gamma is what, the propagation constant, ठीक है। ये क्लियर है। गामा स्क्वायर को मैंने क्या माना, where this gamma square is assumed to be j omega mu sigma plus j omega epsilon। तो गामा को हम क्या बोलते हैं, गामा is equals to the propagation constant, और प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये जो है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और उस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी प्रोपेगेशन कांस्टेंट को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, सो वी राइट दिस गामा एज अल्फा प्लस जे बीटा, वेयर अल्फा इज व्हाट, वेयर अल्फा इज एटेन्युएशन कांस्टेंट। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये होते क्या क्या है, एटेन्युएशन कांस्टेंट, एंड बीटा इज बेसिकली दी फेज कांस्टेंट। तो ये चीज क्लियर हो गई कि बेसिकली गामा जो है वो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स वैल्यू, और उस कॉम्प्लेक्स वैल्यू को लिखते हैं हम अल्फा प्लस जे बीटा। इसमें जो रियल पार्ट है अल्फा प्लस जे बीटा में, रियल पार्ट है अल्फा, उसको बोलते हैं एटेन्युएशन कांस्टेंट, और जो मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको बोलते हैं हम बीटा को फेज कांस्टेंट, ठीक है। अब क्यों ऐसा है और इन चीजों का बेसिकली फायदा क्या है वो और देख लेते हैं हम। द गामा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू प्लस सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। यहाँ पर अगर मैं इसके रियल पार्ट को कंपेयर करूंगा तो दैट विल बी दी एटेन्युएशन। नाउ सी, अगर मैं e की पावर फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस जे बीटा लेता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर अल्फा इंटू e की पावर जे बीटा। e की पावर अल्फा तो e की पावर अल्फा ही है, लेकिन e की पावर जे बीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस बीटा प्लस जे साइन बीटा, है ना। और अगर मैं स्टार्टिंग से मान के चल रहा था कि आई एम कंसिडरिंग ओनली द रियल पार्ट ऑफ दिस, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ दिस, अगर सपोज रियल पार्ट ऑफ दिस होता तो क्या होता, तो दिस रियल पार्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल पार्ट की बात करता, रियल पार्ट ऑफ e की पावर अल्फा प्लस जे बीटा, तो मेरे पास क्या बचता, तो मेरे पास बचता e की पावर अल्फा इनटू कॉस ऑफ बीटा। नाउ टेल मी दिस कॉस ऑफ बीटा, अगर ये डिस्टेंस का फंक्शन होता तो यहाँ पर बीटा जेड आ जाता, लेकिन अगर ये डिस्टेंस का फंक्शन होता तो ये आता e की पावर अल्फा जेड। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ e की पावर अल्फा जेड इनटू कॉस ऑफ बीटा जेड। नाउ ये चीज क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि ये +1 से लेकर के -1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है ना। लेकिन e की पावर अल्फा जेड क्या बताएगा, e की पावर अल्फा जेड बताएगा मुझे कि अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है तो e की पावर अल्फा की वैल्यू इट विल बी लाइक दिस एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, है ना। ये अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो, है ना, कुछ टाइप से करवाता है। अगर ये z है फॉर एग्जांपल एंड दिस इज द e की पावर अल्फा,
ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होता, अल्फा इज नेगेटिव, देन ई की पावर माइनस अल्फा हो जाता, ठीक है, एंड दैट विल बी इट इज पावर अल्फा जेड यू कैन से। तो दिस विल बी अ नेगेटिव डीकेइंग एक्सपोनेंशियल है ना, व्हेन अल्फा इज नेगेटिव, है ना। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये कर दिया है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव रहना तो चाहे तो अल्फा नेगेटिव है तो अल्फा पॉजिटिव है तो ये दोनों कुछ इस टाइप से आएंगे। मतलब क्या है कि अगर मैं वेव प्रोपेगेट करूंगा तो देयर आर चांसेस कि मेरा वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज करे, क्योंकि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा है कि अगर कोई भी चीज़ प्रोपेगेट करेगी तो कुछ दूर जाने के बाद इट विल एटेनुएट, इट विल डाई आउट, है ना। मैं बोलता हूँ तो मेरी बोलने की आवाज़ भी कुछ दूर 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर 50 मीटर, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो चलती रहेगी इन्फाइनाइटली लॉन्ग, नहीं ना। ऐसे ही कोई भी चीज़ है तो अगर वो कोई भी वेव का स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं तो उसका डाई आउट होना है बिकॉज ऑफ द मीडियम। तो उस मीडियम के अंदर जो लॉसेस है उस लॉसेस के ऊपर डिपेंड करेगा अल्फा की वैल्यू कितनी है। तो अल्फा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो वो जल्दी डाई आउट हो जाएगा, कम होगी तो कम डाई आउट होगा, नेगेटिवली ज़्यादा होगी या नेगेटिवली कम होगी, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं। नाउ सिंस द बीटा कम्स इन द कॉस और साइन पार्ट, that is why it is known as phase, because it changes the phase after a certain instant, after a certain interval, after a certain distance it will change। एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो प्लस और माइनस दैट मीन्स चेंजिंग द ऑफ द फेज, दैट मीन्स दिस अल्फा इज नोन एज द एटेन्यूएशन कांस्टेंट। एटेन्यूएशन मतलब वेव एटेन्यूएट हो रही है, वेव डाई आउट हो रही है, डिक्रीज हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड, एंड फेज it is changing from positive to negative. Amplitude sometimes becomes positive, sometimes it becomes negative, so it is changing in between plus and minus, that is why it is known as phase constant, ठीक। And it is also associated with the cos part, that cos is in turn produces the phase, that is why we call it as a phase constant। now अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी स्टडी में अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का मेरे पास एक सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा गामा स्क्वायर क्या है बताओ, गामा स्क्वायर कितना है मेरा, गामा स्क्वायर है जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब अगर मैं इस गामा को बोलता हूं कि मेरा गामा जो है वो है अल्फा प्लस जे बीटा, है ना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ गामा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर? कैसे, देखो गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है। तो गामा स्क्वायर कितना होगा, बोलो, अल्फा स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर, मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर ही तो होगा, है ना। इसका स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर मतलब प्लस जे बीटा का स्क्वायर प्लस 2j अल्फा बीटा, है ना। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस जे स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मेरा रियल पार्ट होगा, और 2j अलग ले लो, 2 अल्फा इंटू बीटा ये मेरा इमेजिनरी पार्ट होगा, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि गामा स्क्वायर का रियल पार्ट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बोल सकता हूँ ना। गामा स्क्वायर का रियल पार्ट यानी ये इक्वेशन इससे आ जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरी सबसे पहली इक्वेशन हो गई अल्फा और बीटा को सॉल्व करने की कड़ी में, ठीक है। नाउ दूसरी चीज कि अगर मैं गामा स्क्वायर का मॉड ले लूं तो वो कितना होगा, ठीक है ना। गामा स्क्वायर का मॉड लूं, ठीक है, गामा स्क्वायर का मॉड का क्या मतलब है, मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं। गामा स्क्वायर की वैल्यू ये है ना। मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, गामा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, गामा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जे 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अगर मैं इसका मॉड लेता हूं तो मॉड वैल्यू क्या होती है, इज बेसिकली द रियल स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, यही तो होती है। तो अगर मैं इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर निकाल लूं और फिर उन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, मॉड गामा मिल जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, है ना। अब अगर ये इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर
प्लस अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, सॉरी हाँ 2 आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, क्या आएगा, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ये -2 है, ये +4 है, क्या बचेगा, +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये मॉड गामा स्क्वायर की वैल्यू है, इसका अंडर रूट भी आता है, मॉड तो हमेशा अंडर रूट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका अंडर रूट लेकर के चलूंगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, का स्क्वायर का अंडर रूट मतलब सीधे सीधे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ये क्या आ गया, यहाँ पर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अब मुझे करना क्या, ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल ऐड दीज टू इक्वेशंस, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो लॉजिकली क्या होगा, ये कट जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां से मैं अल्फा की वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मुझे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाली वैल्यू जुड़ जाएगी और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है बट इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। मैं चूंकि टाइम की शॉर्टेज है और ये रिमेनिंग 20 मिनट्स में हो नहीं पाएगा, तो मैं आपको अभी फिलहाल के लिए एक्सप्रेशन बता देता हूँ। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप एक्सप्रेशन लिख लो, दैट अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा। बहुत इजी है, आप चाहो तो इन इक्वेशन से आप डिराइव कर सकते हो, अदरवाइज जब हम मंडे ट्यूसडे मिलेंगे नेक्स्ट, तो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। इन इक्वेशंस को यूज करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ऑन ट्यूसडे। सो म्यू एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है, दिस इज बेसिकली द अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन उसका स्क्वायर, और सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पर उसमें से हम -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, अंडर रूट में ये वाली वैल्यू, उसके बाद हम इस पूरी वैल्यू में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको म्यू एप्सिलॉन ओवर 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली बीटा इज वेरी सिंपल, अगर आपको ओमेगा अल्फा पता है तो आप बीटा आराम से निकाल सकते हो। इन दोनों के बीच में अल्फा देखो तो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे अंडर रूट ऑफ द सेम पैरामीटर, दैट इज 1 प्लस सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन उसका स्क्वायर को मैं 1 में ऐड कर दूंगा, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर मी, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। यानी अब मुझे ये इक्वेशन से पता लग गया कि मेरा एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या है, और इस इक्वेशन से मुझे पता लग गया कि मेरा फेज कांस्टेंट क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, एंड द सेकेंड इक्वेशन विल प्रोवाइड मी द फेज कांस्टेंट। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने आइडेंटिफाई कर ली अपनी कैलकुलेशन करने के बाद। यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताओ हाँ या ना। यस सर, यस क्लियर है ना, सर। वेरी गुड। नाउ तो अल्फा और बीटा ये डेरिवेशन आप करके देख लेना, अदरवाइज आई विल डिस्कस इट ऑन ट्यूसडे बिकॉज थोड़ा सा लेंदी है और मैं इस डेरिवेशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो रिमेनिंग टाइम में वो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए मैं इन एक्सप्रेशंस को अल्फा और बीटा को अभी बता दे रहा हूँ। ट्यूसडे वाले लेक्चर में अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नाउ अब आप जरा इस इक्वेशन को देखो, जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, क्या थी, डेल स्क्वायर ई एस माइनस गामा स्क्वायर ई एस इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन थी ना, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं
तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं एज्यूम करके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वेव मेरी केवल और केवल प्रोपेगेट कर रही है, इट प्रोपेगेट्स इन प्लस ए जेड कैप, यानी ए जेड कैप डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है ना। और अपने इस डेरिवेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अपने एजम्पशन को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेता हूँ, दैट इट हैज ओनली द एक्स कॉम्पोनेंट, इट हैज ओनली द एक्स कॉम्पोनेंट, दैट मीन्स ई अगर है ई एस तो ई एस हैज ओनली एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ई एस वेक्टर है तो मैं उसको लिख सकता हूं कि ये केवल ई एक्स ए एक्स कैप है। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। एंड सिंस द वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड, दैट मीन्स ई की पावर जे ओमेगा टी इंटू ई की पावर माइनस जे बीटा जेड, कुछ इस टाइप से एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, ये चीज मुझे बताएगा कि ये जो चीज है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मुझे बताएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप ये एजम्पशन मान के चलो कि वेव मेरी प्रोपेगेट कर रही है केवल और केवल जेड डायरेक्शन में। ठीक है, वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन एंड वो जो ई वेक्टर है वो केवल एक्स कॉम्पोनेंट रखता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं ई एस को कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ई एस वेक्टर कैन बी रिटन एज ई एक्स एस, है ना। एक्स एस मतलब फेजर कंपोनेंट और केवल एक्स कंपोनेंट, वाई और जेड जीरो है, एज अ फंक्शन ऑफ जेड एंड द वेक्टर कंपोनेंट इज इन द ए एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ई एक्स का केवल एक्स कंपोनेंट है तो मैं यहाँ पर एक्स कंपोनेंट रख सकता हूँ। एंड सिंस वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन मतलब वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा जेड की तरफ, तो जेड जैसे जैसे चेंज करूंगा वैसे वैसे मुझे अलग अलग एम्पलीट्यूड की वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर मैं इस चीज को इस अजम्पशन को इस इक्वेशन के अंदर रख दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डेल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और यहां से मैं क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं ई एक्स एस एज अ फंक्शन ऑफ जेड, और उसको कर सकता हूं मैं जीरो। इस चीज का फायदा क्या हुआ कि ये जो वेक्टर था ना, ये वेक्टर साइन मैंने इस ए एक्स कैप के साथ छोड़ दिया, अब पूरी इक्वेशन मेरी एक स्केलर इक्वेशन हो गई। ठीक है, इस पूरे असम्पशन का फायदा क्या हुआ कि मेरी पूरी इक्वेशन जो है वो एक स्केलर इक्वेशन हो गई, और अब मैं उस इक्वेशन को एज अ फंक्शन ऑफ स्केलर इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करके अपने पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, है ना। तो अब डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल स्क्वायर होता है मेरा डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है तो एक्स मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं तो एक्स वाई जेड तीनों चीजें लेनी पड़ेंगी, तो उसके हिसाब से मुझे डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर एज्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल स्क्वायर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ई एक्स एस से, तो ई एक्स एस एज अ फंक्शन ऑफ जेड, ठीक, प्लस डेल स्क्वायर ई एक्स एस ऑफ जेड डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर ई एक्स एस एज अ फंक्शन ऑफ जेड डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, दैट विल बी ये तो रह गया माइनस गामा स्क्वायर, तो रह गया माइनस गामा स्क्वायर, तो इंक्लूड करना पड़ेगा माइनस गामा स्क्वायर, सो वी फर्स्ट इंक्लूड दी माइनस गामा स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ई एक्स एस से, तो ये हो जाएगा ई एक्स एस एज अ फंक्शन ऑफ जेड, और ये क्या चीज़ है, दैट विल बी जीरो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि चूंकि वेव मेरी फंक्शन है जेड का, तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ रहेगी। जब मेरा वेव फंक्शन है z का तो ऑटोमेटिकली अगर मैं उसको x या y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वो चीज जीरो ही हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरा e जो है वो cos बीटा z है और इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा, जीरो आएगा, या इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, कितना आएगा, जीरो आएगा, तो अगेन डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर भी जीरो ही आएगा। तो ऑटोमेटिकली मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को कर दूंगा जीरो, है ना। क्या बचेगा मेरे पास, केवल और केवल ये बचेगा और ये बचेगा। तो अब मेरी वेव इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो गई, डेल स्क्वायर ई एक्स एस एज अ फंक्शन ऑफ जेड
डिवाइड बाई डेल z स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स एस एज अ फंक्शन ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी एक स्केलर वेव इक्वेशन बोली जाती है। दिस इक्वेशन इज नोन एज स्केलर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्केलर वेव इक्वेशन है। या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, डेल स्क्वायर बाई डेल z स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और उसके बाद आप इसको लिखो ई एक्स एस एज अ फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू 0। दीज टू इक्वेशंस किसी भी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर लो, चाहे इक्वेशन ऊपर वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, ये दोनों इक्वेशन जो है ये क्या बोली जाती हैं? स्केलर वेव इक्वेशंस बोली जाती हैं। ठीक है, और ये स्केलर वेव इक्वेशंस हैं होमोजीनियस लीनियर चार्ज फ्री रीजन के लिए, लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए या लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए, किसी के लिए भी इट विल बी सेम। ठीक है, अगर ये है तो इसका सोल्यूशन जो है, अगर मैं इस पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव कंसीडर कर लूं तो इसका जो सोल्यूशन होता है यहाँ पर ई एक्स एस एज अ फंक्शन ऑफ z कैन ऑल्सो बी रिटन, ये सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज ई नॉट ई टू द पावर माइनस गामा z प्लस ई नॉट डैश ई टू द पावर प्लस गामा z। ये एक इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। यहाँ पर मेरे ई नॉट और ई नॉट डैश जो है ये मेरे क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो चीज है ना माइनस गामा z और प्लस गामा z, दैट इंडिकेट्स दैट द वेव इज traveling in the plus z direction as well as the wave is traveling in the minus z direction. ठीक है, this is the component that is traveling in z direction. Plus z direction, and this is the component that is traveling in minus z direction. अब प्लस और माइनस z डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर मैं प्लस z डायरेक्शन इधर की तरफ एज्यूम करता हूं, सपोज इधर प्लस z है, तो ऑटोमेटिकली दिस साइड इंडिकेट्स दैट इट इज माइनस z। दैट मीन्स वन पार्ट ऑफ द वेव दैट इज flowing into the direction in which I am assuming that the wave is traveling, and there may be some part that is reflecting back, and that is traveling in the negative z direction. ठीक है, तो ये पार्ट है जो वेव का, ये हम मान के चलेंगे कि some part is getting reflected back in the medium itself. ठीक है, तो ये अगर एक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे को दो कंपोनेंट मिल गए कि मेरा एक कंपोनेंट जो है वो प्लस डायरेक्शन में है, एक कंपोनेंट माइनस डायरेक्शन में है। अगर मैं मान के चलूं कि मेरी वेव केवल और केवल प्लस डायरेक्शन में है तो ऑटोमेटिकली दिस पार्ट विल बी जीरो। दैट मीन्स इन दैट केस ई नॉट डैश विल बी जीरो। और अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरी वेव पूरी की पूरी माइनस जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इन दैट केस ये वाला पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ई नॉट विल बिकम जीरो। ठीक है, नाउ ई, अगर मैं इस ई को पूरा का पूरा लिखना चाहूं तो ई क्या होगा? ई एज अ फंक्शन ऑफ जेड एंड एज अ फंक्शन ऑफ टी, यानी फेजर फॉर्म से अब मैं स्टडी को हटा करके अपना एक्चुअल फॉर्म में लेकर के आना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? दैट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस एल्फा जेड इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी minus beta z, and since it is polarized in x direction, that means केवल x component है, यहाँ पर ax cap आ जाएगा। This will become the vector, assuming that the wave is not traveling in minus z direction। ये assumption मैंने माना है, तो ऑटोमेटिकली मैं ये वाला पार्ट नहीं लेकर के चल रहा हूँ। अगर ये वाला पार्ट भी होता तो ऑटोमेटिकली मैं इस पार्ट को भी लिखता कि दैट प्लस ई नॉट डैश ई टू द पावर अल्फा जेड इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये क्लियर है? यहां तक समझ में आया? आया ना? जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, सिमिलरली अभी तो मैंने ई की फील्ड डिराइव करी थी, अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर मैं डेल क्रॉस एच करता
अगर मैं डेल क्रॉस यानी कर्ल लेता मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन का, है ना, और उसको सॉल्व करता, ठीक है, फिर सॉल्व करता, तो मुझे एक और इक्वेशन मिलती विच इज सिमिलर टू दिस डेल स्क्वायर एच एस माइनस गामा स्क्वायर एच एस इक्वल टू 0। और फिर मैं उसको सॉल्व करता तो यहाँ पर भी दो एक्सप्रेशंस आते, और वो एक्सप्रेशंस किस तरीके से आते, दैट मैं उसको भी कुछ ऐसे लिख लेता, h वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ z कॉमा t will become h naught e to the power minus alpha z into cos of omega t minus beta z। ठीक है, तो वो भी कुछ इस तरीके से सोल्यूशन इसका निकलता। ठीक है, ये दो इक्वेशंस अगर मैं देखूं तो वो दो इक्वेशंस बेसिकली मुझे क्या बताएंगी, उन दो इक्वेशन से मैं बेसिकली अपने पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो h नॉट है ना, दैट h नॉट is basically E नॉट डिवाइड बाई ईटा। अब ये ईटा क्या है, ठीक है, वेयर दिस एच नॉट इज ई नॉट डिवाइड बाई ईटा। ई नॉट तो ये सोल्यूशन था, कांस्टेंट था, है ना। सिमिलरली एच नॉट भी एक कांस्टेंट है। अगर मुझे ये पता है और मुझे ये निकालना है तो ऑटोमेटिकली एच नॉट को निकाल सकते हैं हम यूजिंग दिस रिलेशन। नो ईटा, ईटा मुझे पता होना चाहिए अगर मुझे एच नॉट निकालना है। तो ईटा कैसे निकालेंगे, ईटा इज नथिंग बट द इम्पीडेंस and that is known as intrinsic impedance। ठीक है, eta is known as intrinsic impedance, and intrinsic impedance will be equals to, mathematically it is equals to under root of j omega mu divide by sigma plus j omega epsilon। ठीक है, तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू जे ओमेगा म्यू, इन दोनों का रेशियो जो है वो यहाँ से आ जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी द इंट्रिंसिक इंपीडेंस। कहाँ से आता है ये मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर आप इक्वेशन आपको याद हो, स्टार्टिंग में जो हमने इक्वेशन डिराइव करी थी, तो आप ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशन हैं। ये वाली इक्वेशन जो हमने डिराइव करी है ना, ये वाली इक्वेशन जे ओमेगा म्यू, है ना, और सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो देखो एक इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, यानी यहाँ से मुझे ई कंपोनेंट मिलेगा और यहाँ से मुझे एच कंपोनेंट मिलेगा। अगर मैं ई और एच को डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, ईटा आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो आप देखो दोबारा से मैं वहीं पहुँचता हूँ जहाँ हम थे अभी। ईटा क्या हो जाएगा, ईटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई नॉट डिवाइड बाई एच नॉट। तो मैंने डेल क्रॉस ई वाले कंपोनेंट को डेल क्रॉस एच वाले कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया, मुझे क्या मिल गया, दैट विल बी जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा। मतलब इस तरीके से आप एक एनालॉजी बना करके आप इसको याद कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके मैग्नीट्यूड और फेज निकाल लो, ठीक है, तो आप इसको मॉड ऑफ ईटा और एंगल ऑफ थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो मॉड ऑफ ईटा है, अच्छा आपका 302 में है ना, तो मैं भिजवा दूंगा 2 मिनट में, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मॉड ऑफ ईटा ऑफ एंगल ऑफ थीटा ईटा, ठीक है, ये चीज मुझे बताएगी कि इसका मैग्नीट्यूड, उस इंट्रिंसिक इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस दिस थीटा ईटा विल टेल मी कि ये मेरा जो, इसको क्या बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं थीटा को, थीटा को बोलते हैं लॉस टेंजेंट। थीटा से हम बेसिकली लॉस टेंजेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस थीटा से, थीटा ईटा से हम लॉस टेंजेंट आइडेंटिफाई करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, तो इस मैग्नीट्यूड को और इस एंगल को हम लॉस टेंजेंट को आइडेंटिफाई करने में कैलकुलेट या यूज करेंगे। ठीक है, तो मॉड ईटा की वैल्यू क्या होगी, मॉड ईटा की वैल्यू भी हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई 1 प्लस सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन के स्क्वायर का पावर 1/4, यानी 2 टाइम्स अंडर रूट है इस पर्टिकुलर टर्म का। ठीक है, और यहीं से हम लोग tan ऑफ 2 थीटा ईटा आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एंड दैट 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन। अब आप ध्यान से देखो, ये सारे पैरामीटर्स, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे ईटा हो, चाहे
tan ऑफ थीटा ईटा हो, ये सारे पैरामीटर मैंने सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन की फॉर्म में ही डिराइव करे हैं। देखो आप ध्यान से, ईटा में भी सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन आ रहा है, थीटा ईटा में भी सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अल्फा और बीटा और गामा पे। अल्फा और बीटा को भी देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पर भी हमने सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन की फॉर्म में ही लिखा है। और अगर आपने स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करा हो तो जो मैंने पहला स्टेटमेंट दिखाया था मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन, उसमें भी मैंने सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन की टर्म में ही मीडियम को लॉसलेस या कंडक्टर मीडियम डिफाइन करा है, डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर मीडियम डिफाइन करा है। दैट मीन्स सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म छुपी है, और वहीं से हम मीडियम को एक गुड डाइलेक्ट्रिक या एक गुड कंडक्टर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। रीजन समझ में आया क्यों करते हैं? क्योंकि हम सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन की टर्म में ही सारे पैरामीटर्स अल्फा, बीटा, ईटा, थीटा ईटा उन सबको क्लासिफाई कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट वील क्लासिफाई कि हमारे जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन पर ही क्लासिफाइड हो। नाउ अगर एक छोटी सी चीज और है ना, देन वील एंड द सेशन, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ठीक है। लेकिन एक चीज मैं अभी बता देता हूँ, इसी कंटिन्यूशन में है। अगर आप ध्यान से देखो तो डेल क्रॉस एच को मैंने क्या लिखा था? डेल क्रॉस एच को लिखा था मैंने जे एस प्लस डेल डी एस ओवर डेल टी वाला, ठीक है। और उसको फर्दर सॉल्व करा था मैंने सिग्मा ई एस प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो होता है ये होता है जे प्लस जे डी, है ना। जे को बोलते हैं जे सी, मतलब कंडक्शन करंट डेंसिटी, जे डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, है ना। ये होता है कंडक्शन करंट, और जो जे डी होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है मेरा बाउंड चार्जेस की वजह से, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बाउंड चार्जेस की वजह से, और जो कंडक्शन करंट होता है वो होता है मेरा इसकी वजह से, फ्री चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो फ्री चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर क्या ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या ज्यादा होते हैं? बाउंड चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो अगर एक मीडियम कंडक्टर है, दैट मीन सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन, सिग्मा यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू ओमेगा एप्सिलॉन, दिस हैज टू बी 1 greater than 1, this is the condition for good conductor, ठीक है। और जो दूसरा है, अगर मैं इसको बोल दूं सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लेस देन 1, दैट मीन्स free electrons are very very small as compared to bound charges, that means this is the perfect condition to identify that it is a good dielectric। मतलब इसमें मेनली जो करंट फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? बाउंड चार्जेस की वजह से हो रही है, दैट मीन्स वो एक डाइलेक्ट्रिक कंसीडर करा जाता है। इसी रीजन से हम लोग अपने सारे पैरामीटर्स अल्फा को, बीटा को, ईटा को या tan थीटा ईटा को यानी लॉस टेंजेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं किस फॉर्म में? सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन की फॉर्म में। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया वो सब लोगों को? जल्दी से बताओ क्लियर हो गया या नहीं? हाँ या ना?